Namaste and welcome to Precise and Time-Saving बोधी न्यूज एंड एनालिसिस 11th जनवरी। संक्षिप्त व सारगर्भित बोधी समाचार व विश्लेषण में जो आपके लिए न्यूज एनालिसिस वीडियो, हाइलाइट्स, डे फैक्ट्स, रिसोर्सेस और डाउनलोडेबल पीडीएफ अपने हर इशू में लाता है, स्वागत है। बोधी न्यूज is an ideal destination for those who want unique and deep perspectives, not just shallow superficial insights। उनके लिए बोधी समाचार एक तीर्थ स्थल का काम कर रहा है। And that includes professionals, MBA students, fresh college students, competitive exam aspirants, homemakers and school students. news.bodhibooster.com पर जाएं और जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसका पूरा लाभ उठाएं। अभी तक यदि आपने समीक्षा लाइव करंट अफेयर्स रिव्यू के लिए एनरोल नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। bodhibooster.com/p/livesessions.html. The first session starts this Saturday. SMS and emails will be sent to all those enrolled. Great news for IMCAT and MBA entrance aspirants. Attend PT Sure Shot 30x30x30 online class. आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज के लिए द बेस्ट पॉसिबल रॉ मटेरियल विल बी गिवन बाय अस. 30 days at a stretch, 30 minutes per day, 30 sessions in all. Amazing knowledge insights, no travel, no cost, no nonsense. On your mobile or your computer, you just need high-speed internet. Live telecast, आप ये 30 sessions का पूरा फायदा उठाइए. All major issues which will be the raw material for any informed interaction in GDs and interviews will be available. So why wait? If you wrote the CAT or ZAT or IFT or any other exam this year, go ahead and enroll cat.pteducation.com. So as you know, बोधी न्यूज़ एंड एनालिसिस हैज़ बिन डिज़ाइंड विद अ वेरी डिफरेंट डीएनए। हमने एक बहुत ही अलग सोच के साथ बोधी न्यूज़ और एनालिसिस को पूरा डिज़ाइन किया है। एक टीम इस पर बहुत कड़ी मेहनत कर रही है और ये दूसरे एनालिसिस से और किस तरह से अलग है आप इसे स्क्रीन पर अवश्य पढ़ें और समझें। यू विल रियलाइज द वैल्यू दैट रीचेस यू रेगुलरली। इफ एनीबडी इज मिसयूजिंग आवर कंटेंट, लेट अस नो through the mobile phone on the screen or the email ID legal@pteducation.com. Brought to you by PT Education and PT's IAS Academy using multiple sources. Playlists, Shrutis, content PDFs, resources available. हिंदी भाषी छात्रों के लिए बोधी भाषा पर बोधी अनुवाद की सेवा को जितना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, वी आर वेरी हैप्पी और वह एफर्ट इसी तरह जारी रहेगा. The editorials for analysis today. The world at a crossroads, a comprehensive review of what a senior diplomat thinks about India and the world in 2017. Good brand and ugly. एक बहुत अलग तरह का लेख आपके लिए लेकर आए हैं. जब ब्रांड्स किसी मुसीबत में पड़ जाती हैं तो क्या होता है. This is from the corporate sector, corporate products and services. You will really enjoy this unique analysis that comes to you. और हमेशा ध्यान रखिए, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है. आप यदि गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका इंटरफेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से होगा. इफ यू डू नॉट नो हाउ दैट वर्ल्ड वर्क्स, हाउ विल यू इंटरफेस. द मिडल टू द रेस्क्यू. भारतीय कृषि ने किस तरह इस साल सरकार के जीडीपी दावों को बचा लिया है और कैसे किसान पोस्ट डीमोनेटाइजेशन साहूकार के कदमों में गिरने को मजबूर हैं. बहुत ही बढ़िया लेख, द मिडल टू द रेस्क्यू. तो 3 बहुत अलग फील्ड से हम आपके लिए तैयारी करके नॉलेज लाए हैं. आर यू रेडी? शुरू करूं? बोधी न्यूज़ नोटबुक तैयार है? नोट्स बना रहे हैं या सिर्फ मुंडी हिला रहे हैं? सिर्फ मुंडी नहीं हिलानी, मुंडी यानी कि सर. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग इन दैट तपस्या. यू विल गेट डिविडेंड्स, रिच डिविडेंड्स, ट्रस्ट मी. लेट्स बिगिन. डिफेंस एंड मिलिट्री, इंडियन पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के डोमेन से हम आपके लिए लाए हैं एक दोराहे या चौराहे पर खड़ा विश्व. द वर्ल्ड एट अ क्रॉस रोड्स. ब्यूटिफुल आर्टिकल एंड हियर इज द कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल. आपको इस आर्टिकल को रीडिंग एक्सरसाइज और अनुवाद सेवा में बोधी भाषा में अलग से भी उपलब्ध करा दिया गया है. पूरा लाभ ले सकते हैं. जस्ट गो टू bhasha.bodhibooster.com. यू विल फाइंड द सेम आर्टिकल इन द रीडिंग एक्सरसाइज एज वेल एज अनुवाद. हियर इज द एनालिसिस. द ओवरऑल आउटलुक फॉर 2017. History and nationalism will accelerate the changes already happening. इतिहास और राष्ट्रवाद
के जो बहुत ही ताकतवर फोर्सेस लगे हुए हैं वो वॉट एवर चेंजेस आर हैपनिंग टुडे उन्हें एक्सिलरेट करेंगे, ऐसा M.K. नारायणन साहब हमें बता रहे हैं. ओवरऑल नॉट ऑप्टिमिस्टिक. द ऑथर इज नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट 2017. घबराइए मत. यदि उम्मीद है तो दुनिया कायम है. इंसान यहां तक पहुंचा ही ऐसा है ना अफ्रीका से. आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी क्या है हमें बताइएगा. स्लो ग्लोबल इकोनॉमी. विश्व अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही है. पिछले 10 सालों से ये प्रॉब्लम रही है. टेररिज्म मोर प्रोमिनेंट. आतंकवादी हमले बहुत बढ़ जाएंगे. ये बहुत ही बुरी खबर है. यूएस, रशिया, चाइना जॉसलिंग फॉर इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड. पूरे विश्व में चीन, रूस और अमेरिका प्रभाव बढ़ाने के लिए भिड़ा हुआ है. आपको जान के बहुत हैरानी होगी, लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी चाइना सब तरफ घुसता चला जा रहा है. इनफैक्ट पैनामा कैनल यानी पनामा नहर के पैरेलल समानांतर एक दूसरी नहर खोदने की तैयारी में था. वो प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम्स आई वो भी हमें बताइएगा. डिजिटल डिसरप्शंस एंड साइबर अटैक्स. विश्व भर में साइबर हमले बहुत आसानी से साइबर आर्मीज कैरी आउट करेंगी. क्या आपको पता है PLA की एक पूरी साइबर वॉरफेयर यूनिट काम करती है. उस यूनिट का नंबर बताइए हमें. सेकेंड, ग्लोबल इकोनॉमी कॉट इन अ स्लो ग्रोथ ट्रैप. वाई. अब इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि विश्व अर्थव्यवस्था एक धीमी गति के चक्रव्यूह में फंसी हुई है. देखिए ये तो पिछले 10 साल से चल रहा है. इट ऑल स्टार्टेड विद द 2007 ग्लोबल रिसेशन. सभी को पता है कि अमेरिका का हाउसिंग सेक्टर जैसे ही सब प्राइम लेंडिंग की वजह से बहुत बुरी तरह से फंस गया था तो उसने पूरे हाउसिंग सेक्टर को डुबा दिया. और क्योंकि हाउसिंग सेक्टर में जिस तरह के इन्वेस्टमेंट टूल्स पे इनोवेशन करके पूरे दुनिया भर में बेचे गए थे तो पूरी दुनिया में मंदी आ गई. और उसके बाद लोगों को एक्सट्रीम कैपिटलिज्म वगैरह वगैरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए. अमेरिका से शुरू हुई ये मंदी पूरे विश्व में फैली है और उससे होने वाली समस्याएं अब 10 साल गुजर गए पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है. When you go to Bodhi Resources पेज, स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं bodhibooster.com/p/bodhiresources.html. You will see a topic wise lectures tab. यहाँ आपको US रिसेशन और हाउसिंग क्राइसिस पे पूरा 2.5 घंटे का कंप्लीट बायलिंगुअल लेक्चर मिलेगा. जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है, डोंट मिस दिस रिसोर्स, मेक फुल यूज ऑफ इट. ओके. थर्ड पॉइंट, फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड, सन 2000 से ही ऑथर कहते हैं द स्टेटस कोइस्ट वेस्ट. स्टेटस कोइस्ट वेस्ट से आशय है एक ऐसा पश्चिम यानी अमेरिका, अमेरिका, OECD एंड ऑल अदर डेवलप्ड नेशंस, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस. एक ऐसा विश्व, पश्चिमी विश्व जो यथास्थितिवादी था, यानी जैसा है वैसा ही रहे. स्टेटस कोइस्ट वॉज देयर ड्रीम. लेकिन वहां तो तबाही आ गई बिकॉज इकोनॉमिक पावर हैज शिफ्टेड ईस्ट टूवर्ड्स एशिया. ये बात चीन सबसे पहले समझा. इसीलिए इन 2012 शी जिनपिंग लॉन्च द वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट. वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पे कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हमने डिफेंस बोधी में bodhibooster.com पे दिया है, पढ़ लीजिएगा. फोर्थ, फिलोसॉफिकली चेंजेस विल बी. अब यदि एक दर्शन के रूप में देखें तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं. नंबर 1 या A, अनप्रेडिक्टेबिलिटी टू राइज. ठीक है. B, पॉपुलिज्म विल ग्रो. अर्थात जितने बड़े बड़े नेता हैं वो लोग लुभावनवादी बातें करेंगे और उसी से वोट्स कबाड़ेंगे. अब चीन में क्योंकि वोट कबाड़ने की उनको कोई मुश्किल ही नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी है, डेमोक्रेसी है नहीं, जो एक आदमी बोलेगा या 7 लोग बोलेंगे, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पोलिट ब्यूरो के वही होगा. तो वहां पॉपुलिज्म एक बहुत अलग रंग ले लेता है. C, मिसट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस विल राइज. संस्थाओं के प्रति भरोसा बहुत गिर चुका है. भारत में भी RBI को लेके लोग जिस तरह की बातें आज कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी सपने में भी सोचा जा सकता था. सो द क्रेडिबिलिटी ऑफ RBI सीम्स टू बी एट एन ऑल टाइम लो टुडे एंड देयर सीम्स टू बी नो सेवियर एट ऑल. तो ऐसी स्थिति में केवल व्यक्तिगत आकर्षण नेताओं का व्यवस्थाओं को चलाने लगेगा, विच इज वेरी डेंजरस फॉर एन इंस्टीट्यूशनल फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री. Fifth, America now seeks America first, China seeks exceptionalism, Russia seeks more nuke. छठा बिंदु भी बड़ा चिंताजनक है कि अमेरिका पूरी तरह से पांचवा बिंदु अमेरिका फर्स्ट की तरफ बढ़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में. चीन एक्सेप्शनलिज्म चाहता है, मतलब nobody should point fingers at me because I am a unique nation.
The only nation in the world which has a socialism with market characteristics, slogan originally given by Deng Xiaoping, the real leader of China in the 1980s and 90s. But China will keep interfering in every country. That is okay, but nobody should even point fingers. ये है चाइना का exceptionalism, and Russia seeks more nukes. Sixth, Trump will most likely roll back a lot of pro-climate change initiatives. क्लाइमेट चेंज पर एक बहुत अच्छी बोधी, द एनवायरमेंट वी वार्म, हमने बोधी बूस्टर पर इंग्लिश हिंदी में दी है, पढ़िएगा. ट्रम्प साहब क्या क्या कर सकते हैं पेरिस एग्रीमेंट और पेरिस सम्मेलन से निकली हुई नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बातों पर, वो आपको वहां पे मिल जाएंगी. सेवेंथ, ट्रम्प में अंडू अ लॉट ऑफ डैमेज डन ड्यू टू नेटो एक्शंस बॉर्न आउट ऑफ द कोल्ड वॉर लॉजिक. अब एक बात अच्छे से समझ लीजिए. व्हाट वाज द कोल्ड वॉर? 1950 से लेके 1991 तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच, यानी कि वेस्ट और ये ईस्टर्न कम्युनिस्ट ब्लॉक के बीच चला भयानक युद्ध, जिसमें गोलियां नहीं चलती थी, लेकिन पर्दे के पीछे से स्ट्रेटेजिक फाइट्स होती थी. बर्लिन वॉल के कोलैप्स के बाद, यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद कोल्ड वॉर खत्म हुआ. लेकिन नेटो जो उस वक्त अस्तित्व में था और जो आज भी, ऐसा आरोप है, सच या झूठ वो अपना अपना डिस्क्रिप्शन है, कि वो आज भी कोल्ड वॉर के लॉजिक पे चलता है. ट्रम्प साहब ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि मैं उस लॉजिक को नहीं मानता, और उसके लिए उन्होंने बहुत सी चीजें बोली हैं, उतनी बारीकियों में नहीं जाएंगी. जो नेटो को समझना चाहते हैं, वंस अगेन वेलकम टू द बोधी रिसोर्सेज पेज. यू विल सी डिफेंस एंड मिलिट्री एंड फॉरेन अफेयर्स. यहां आपको नेटो पर एक फाइल दिखाई देगी. ये फाइल आप डाउनलोड कर लें, पीडीएफ फाइल है. बहुत सारे इंसाइट्स आपको इसमें मिलेंगे. इज दैट क्लियर? ओके, कमिंग बैक. 8. Coalition of the willing to fight Islamic fundamentalism may see US and Russia come together. भारत के लिए जो एक अच्छी चीज़ हो सकती है, यूएस ने कहा है कि भाई जितने भी लोग जो इस्लामिक राज्य से लड़ना चाहते हैं, इच्छुक लोगों का, देशों का गठबंधन, अमेरिका उसका नेतृत्व करेगा. तो इसमें यूएस रशिया एक साथ आ सकते हैं, जिससे वो टेंशन कम होगा. नेटो वाले मुद्दे पर भी इफ ट्रम्प रियली कैरीज आउट हिज प्रॉमिसेस, देन द यूएस रशिया tensions will reduce. That is very good for India because that is one hope India has of Russia going away from China. 9th, China and Russia have built a strategic congruence to counter US in Asia. सामरिक अनुरूपता या सामरिक संतुलन आपस में बनाया है, स्ट्रेटेजिक कॉन्ग्रुएंस, ताकि एशिया में अमेरिका को के प्रभुत्व को और उसके अलग अलग मूवमेंट्स को चुनौती दी जा सके. तो इससे बहुत से सवाल उभरे हैं जो पॉइंट 9 में हमने बताए. 10th, यूरोप की स्थिति तो सबसे खराब. ब्रेग्जिट हुआ क्योंकि वहां के लोग लेबर मोबिलिटी के खिलाफ थे, एंटी इमिग्रेंट थे. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट. पोलराइजेशन है बहुत भयंकर. थ्रेट टू लिबरल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन ड्यू टू इमिग्रेंट्स. यूरोप के कई शहर ऐसे हैं आज जहां लॉ एंड ऑर्डर ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है, बिकॉज उन लोगों को इतने सारे क्राइम्स एक साथ हैंडल करने के लिए दे वर नॉट गियर्ड. सो दे वर वेरी गुड ह्यूमंस व्हेन दे अलाउड ह्यूज स्केल ऑफ इमिग्रेंट्स टू कम इन. आज वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, विच इज वेरी बैड फॉर यूरोप, जिसकी वजह से पॉपुलिज्म और राइट विंगिज्म हो रहा है. टेरर, आतंक के मोर्चे पर लोन वुल्फ एंड कॉपी कैप अटैक विल गो, ऑलरेडी बिगन इन 2017. और इसके अलावा रूस में क्या चेचनिया के विद्रोही कोई बड़ा भारी हमला करेंगे, ऑथर चिंता जता रहे हैं. फाइनली ही सम्स अप एवरीथिंग बाय सेइंग दैट देयर आर मेनी एशियन फ्लैश पॉइंट्स ऑल्सो. एशिया में भी बहुत सारे ऐसे बिल्कुल चरम बिंदु बन चुके हैं. इंडिया एंड चाइना. देखिए, चीन ने दक्षिण एशिया को पूरा जीरो सम गेम बना दिया. चीन पूरी तरह से भारत के सारे हितों को खत्म करना चाहता है. वो ये नहीं समझ रहा है दैट इंडिया इज नॉट अ पुश ओवर. चाइना इज कंप्लीटली वेस्टिंग हिज एनर्जी ट्राइंग टू ट्रैम्पल अपॉन ऑल इंडियन इंटरेस्ट. इसका अंजाम अंततः बहुत भयानक होगा. बट एज ऑफ नाउ दे आर टोटली ब्लाइंडेड बाय देयर स्ट्रेंथ. चीन की स्ट्रेंथ क्या है? $3 ट्रिलियन से ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. अ कंप्लीटली सबसर्वियंट पाकिस्तान. अब पाकिस्तान पूरा सरेंडर कर चुका है, प्रैक्टिकली कॉलोनी बन गया चाइना की, जिनकी भाषाओं में कोई समानता नहीं, जिनकी संस्कृति में समानता नहीं, जिनके कोई इतिहास में समानता नहीं. और पाकिस्तान इस्लामी देश, चीन नास्तिक देश. तो वहां के इस्लामिक सेना को ये समझ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो एक नास्तिक देश जो भगवान को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता, उससे दोस्ती करके बैठे. इससे तो भारत से ही दोस्ती कर लेते भाई. बी, चाइना एंड जापान. चीन और जापान ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है, जिसके ऐतिहासिक बहुत सारे कारण हैं. एंड इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ कोर्स, क्योंकि पाकिस्तान ने तो डायरेक्टली इंडिया को अपना सबसे बड़ा शत्रु पहले दिन से घोषित कर रखा. अब उस मुद्दे को तो अभी यहां छेड़ना उचित नहीं होगा. These are the specific angles that the author brings at. We would like to just add one more point. India must now focus and work on its inherent strengths.
हमें अपनी मूल शक्ति, हमारी जनसंख्या, जो सो कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो बिल्कुल ही वेस्ट हो रहा है, सरकारें कुछ भी कहें, सच्चाई यह है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है, हमारे बच्चों को वो शिक्षा मिल ही नहीं रही जिससे वो वाकई अपने पैरों पर खड़ा हो। हम कुछ 15-20 IIMs और 15-20 IITs की बात करना छोड़ दें, वो भारत नहीं है। 135 करोड़ लोगों के भारत में 1 लाख लोग भी इन संस्थानों में नहीं जाते हैं, तो उनको बिल्कुल साइड में रख दो। 1 लाख 2 लाख जाते होंगे। When we talk about the 50, 60, 70 crore youth of India, we need a complete policy of national rejuvenation in action. सिर्फ भाषणबाजी और नारेबाजी नहीं। यदि वाकई में यूथ की स्किलिंग हुई और हमने स्ट्रेटेजिक तरीके से उसको यूज किया, then in the next 10 to 20 years a lot of negativity can transform. लेकिन अब वो तो बाद में ही पता चलेगा। Possible exam questions. Summarize the 7 major strategic developments expected in 2017. सन 2017 में जिन 7 प्रमुख सामरिक गतिविधियां होने के आसार हैं, उनका सारांश लिखिए। इस आर्टिकल में हमने पूरा कवर कर लिया है। सेकेंड, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कॉन्ग्रुएंस? हाउ विल इट अफेक्ट इंडिया? सामरिक समरूपता क्या है? भारत पर क्या प्रभाव होगा? थर्ड, इन विच वेज इज इन पाकिस्तान लाइकली टू बी एम्बोल्डन्ड इन कन्फ्रंटिंग इंडिया थ्रू 2017? सन 2017 में पाकिस्तान किस किस प्रकार से और अधिक उद्दंडता से भारत का सामना करेगा? आई होप द 3 क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली क्लियर। Good Brand and Ugly is a beautiful article that talks about corporate brands in trouble. बहुत अच्छा लेख है, इसको आप विस्तार से बाद में पढ़ लीजिएगा। जब ब्रांड संकट में फंसते हैं, IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर ने लिखा है, ब्रांड्स वर्क ऑन ट्रस्ट बट बैड थिंग्स कैन हैपन टू ब्रांड्स एनी टाइम। कोई भी ब्रांड है वो अंततः लोगों का जो उसमें अटूट भरोसा है उसी पे जिंदा है। ब्रांड्स अल्टीमेटली आर नथिंग बट अ प्रॉमिस ऑफ ट्रस्ट। द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड अ ब्रांड इज बेसिकली द एडिशनल ट्रस्ट, अदरवाइज एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट। But bad things can happen to brands anytime. Example, 2016 Samsung mobile phones, especially Galaxy Note 7. Samsung, दूसरे बिंदु पर आ गया हूं, it works across multiple product categories. अनेक उत्पाद श्रेणियों में Samsung काम करता है। अरबों डॉलर का साल का टर्नओवर है। किस देश की कंपनी है हमें जरूर बताइएगा, और उसके दूसरे कॉम्पिटिटर उसी देश में क्या हैं, और उस देश की भाषा में उन सब कंपनियों को, Samsung जैसी कंपनियों को क्या कहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। Products perform well. Samsung products do very well. It has a good market share, but a mobile handset model had defective batteries, and the company, because of that, faced an existential crisis. अब हुआ यह कि Galaxy Note 7 की बैटरियां फटने लगी। आप देख रहे हैं एक बहुत लंबी सप्लाई चेन में, जहां thousands of moving parts हैं, कोई एक पार्ट का बिगड़ जाना काफ़ी है पूरी ब्रांड का कबाड़ा करने के लिए। So because that Galaxy Notes, the battery started exploding, so the various airline companies banned Galaxy Note 7 in their flights. किसी ब्रांड के लिए इससे भयंकर नेगेटिव पब्लिसिटी कभी हो सकती है? Imagine you are going into the security of an airport and they say Galaxy Note 7 तो नहीं है, निकालो, अलग रखो। अब ये बदनामी तो जो सालों से ब्रांड बनाई है आपने, उसको तबाह करने के लिए काफ़ी है। इसी को कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अस्तित्ववादी संकट। फिर ऑथर कुछ और संकट के उदाहरण देता है। नोकिया, ये प्रॉब्लम नोकिया ने पहले फेस किया था। मारुति, उसके A-स्टार मॉडल में फ्यूल टैंक खराब निकला। कैडबरी, कीड़े निकले, जिसके लिए फिर अमिताभ बच्चन को आगे आना पड़ा कीड़े साफ करने। आप समझ गए ना मेरा इशारा किस तरफ है? रीबिल्डिंग ऑफ ब्रांड में जब कैंपेन लॉन्च हुआ तो कैडबरी ने तो खुद सफाई की, अमिताभ जी ने आके एडवर्टीजमेंट्स किए थे। कोका कोला एंड पेप्सी, पेस्टिसाइड्स, लेकिन अंततः ये ब्रांड बहुत मजबूत हैं और सब लौट के आए। बॉलीवुड पे एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, भारत में कुछ भी सामाजिक क्रांति कोई भी व्यक्ति कहीं भी लाए, या भारत में कोई भी संकट कहीं आए, अल्टीमेटली सारा फायदा बॉलीवुड वाले लेके जाते हैं। उसके ऊपर वो ऐड बना देंगे, या उसके ऐड में आ जाएंगे, और या उस पर एक बड़ी सी मूवी बना के 500 करोड़ का टर्नओवर कर लेंगे। अब वहाँ पे फोगाट साहब ने क्रांति लाई ग्रामीण हरियाणा में, मूवी बना के 500 करोड़ कमाया आमिर खान ने। तारीफ करनी पड़ेगी बॉलीवुड वालों की,
हर स्थिति में से फायदा निकाल के ले जाते हैं और लोग अल्टीमेटली सोचते हैं इसी ने करवाई होगी वो क्रांति। ये तो हमारे आज के समाज की हालत है, क्योंकि जो हमें बस टेम्पररी आनंद दे रहा है वो सत्य है, बाकी तो सब छोड़ा, उसमें ग्लैमर ही नहीं है तो वो सच ही नहीं हो सकता। आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वेरी डीप क्राइसिस एफ्लिक्टिंग आवर सोसाइटी। और मजे की बात, उसके बाद वही हीरो एक टेलीविजन सीरीज भी चालू करेगा यही बताने को कि ये चेंज है, और उसमें हर सीरीज में हर एपिसोड के करोड़ों रुपए ले लेगा। We have to really think whether we should be spending money on all this or on the people who are bringing the change at the grassroots level. You can totally disagree with me. I'm just trying to point towards a very inconvenient truth. And of course, it's a complex truth. There are other angles also. In limited time, I could only speak so much. आगे चले। Nestle Maggi Noodles, more than permitted lead. Maggi Noodles का तो पूरा ब्रांड खत्म होने के कगार पे आ गया था और उसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म मैगी यानी नेस्ले कंपनी का हुआ था, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन रेडियो साइलेंस रखा था बहुत समय तक, विच इज़ अ वेरी बैड आइडिया। आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज कि लोग इतने चुप क्यों बैठे इतने हफ्तों तक। अंततः एक कोर्ट ने डिसीजन दिया आफ्टर लेबोरेटरी टेस्ट कि भैया मैगी बढ़िया है, एकदम खूब खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, बहुत सेहतमंद है। उसके बाद मैगी हैज़ बाउंस्ड बैक। सैमसंग पे ये वापस आते हैं, काफ़ी तारीफ कर रहे हैं और तारीफ के काबिल काम सैमसंग ने किया है। इनिशियली सैमसंग ट्रीटेड द कंप्लेंट्स कि ये फट गया गैलेक्सी नोट आइसोलेटेड कि हाँ कुछ हैंडसेट्स में, बाद में समझ में आया कि ये तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो पहले 25 लाख गैलेक्सी नोट 7 उन्होंने रिकॉल किए। रिकॉल का मतलब होता है वापस बुला के सुधार के देंगे, और फिर बेचना शुरू किए। लेकिन ये समझ में आया कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई है, सो दे शेल्व्ड द कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन। उस पूरी उत्पाद चेन को ही उन्होंने खत्म कर दिया। प्रोडक्शन बंद, सेल्स बंद। दिस नीड्स अ लॉट ऑफ करेज, एज मच करेज एज द पीपल कैरिंग अ गैलेक्सी नोट 7 फाइनली नीडेड टू हैव टू कैरी इट। Seventh lesson, the company treated customer safety as non-negotiable despite revenue losses. आज जो लोग समझते हैं और सही समझते हैं वो ये कि अंततः राजस्व हानि के बावजूद कंपनी ने ग्राहकों की सुरक्षा को सर्वोपरि माना। अच्छी बात है, मानना ही पड़ेगा। When crises arrive, अब ये यहाँ पे जो पूरा द लेसन बहुत अच्छा पॉइंट है, पॉइंट 8। When crises arrive, crisis is the plural of crisis, स्पेलिंग का फर्क देख लेना। फर्स्ट कम्स द डिनायल मोड, सबसे पहले कंपनियां बोलती कि नहीं 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 ऐसा कुछ है ही नहीं। देन दे क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ कंप्लेन, फिर शिकायतकर्ताओं की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। देन कम्स द नी जर्क रिएक्शन, फिर झटके झटके में इस तरह से वो रिएक्शन देते हैं। एंड फाइनली द बेस्ट पॉलिसी इज टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स। समझ में आ गया? तो किसी भी बड़ी ब्रांड के लिए द बिगर द ब्रांड द बिगर द नॉइज व्हेन मिस्टेक्स हैपन, बेस्ट इज टू एडमिट एंड मूव ऑन। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि जितनी बड़ी ब्रांड होगा उतना ज़्यादा लोग चिल्ला पुकार मचाएंगे, क्योंकि प्यार भी उतना ही करते हैं। तो सबसे बढ़िया है कि आप तो उसको ठीक करो एंड यू मूव ऑन। Finally, the summary in the 10th point. The bigger the brand, the bigger will be consumer expectation and also the tendency to forgive. ये बहुत अच्छी बात लिखी है कि ब्रांड जितनी बड़ी होगी समस्या होने पर उतना ही झटका भी लगेगा, लेकिन लोग आपको माफ भी उतनी तेजी से करेंगे यदि आपने ईमानदारी से सिर्फ उसको स्वीकार कर लिया तो। आई होप दिस गिव यू अ रीजनेबली गुड इंसाइट इनटू प्रॉब्लम्स ब्रांड्स फेस, एंड दिस कैन बी अप्लाइड इवन टू पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाई नॉट? अल्टीमेटली आज तो वो भी एक प्रोडक्ट ऑफ ब्रांड ही बन गए हैं। बहुत ही रिसोर्सेस में आपको संबंधित कई डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। सम पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस। व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर अ ब्रांड इन सडन एंड अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस? अचानक से किसी अनपेक्षित समस्या में फंस जाने वाले ब्रांड के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी? इसका जवाब आपको मिल ही गया आज। एक्सप्लेन द टिपिकल रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर व्हेन अ बिग ब्रांड कमिट्स अ बिग ब्लंडर। किसी बड़ी ब्रांड द्वारा बड़ी गलती किए जाने पर कोई भी उपभोक्ता कैसे प्रतिक्रिया देता है? आर ब्रांड्स इनफैलिबल? हाउ कैन दे बी मेड सो? क्या ब्रांड्स पूरी तरह से त्रुटि रहित और अजेय हो सकती हैं? यदि नहीं तो उन्हें ऐसा कैसे बनाया जाए? So these are some good questions and it's not just about corporates as I hinted. समझदार को इशारा काफ़ी, ये जनरल लाइफ के लेसन्स हैं, आप हर जगह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। The Middle to the Rescue is a beautifully written analysis by an author who specializes in that topic.
The middle to the rescue is about agriculture coming to the rescue of the Indian GDP growth figures for the current year despite demonetization having crippled the cash flow in rural economy. इस तरह के लेख जब आप पढ़ेंगे तो आपको जमीनी सच्चाई का पता चलेगा बियॉन्ड द पॉलिटिकल रेटोरिक। नेताओं के बड़े बड़े और प्रेरक संबोधनों के परे जाकर जमीनी स्तर पे भारत में क्या हो रहा है वो ऐसे ही आर्टिकल से पता चलता है। समझ में आ गई बात? आइए एनालिसिस करें, इसको बाद में पढ़ना पूरा, बहुत अच्छा है। Agriculture has been the savior for GeoWise national income estimates. It may grow 4.1% this year. Last year it grew 1.2%. कृषि भारत सरकार के राष्ट्रीय आय के अनुमानों के लिए उद्धारक रहेगा। इस वर्ष कृषि 4.1% से बढ़ेगा, पिछले साल 1.2% था। तो ये एक बहुत अच्छा एस्टिमेट है। So definitely if our agriculture grows by 4.1%, then overall it's good news because anyway agriculture's value contribution to GDP had been reducing. Both manufacturing and services may grow at lower rates this year. इस वर्ष विनिर्माण और सेवा क्षेत्र जो हमेशा से हीरो रहे हैं वो कम दरों से बढ़ेंगे। So agriculture may actually end up making 0.4% incremental contribution to overall growth rate, something which is rare. Otherwise भारत के जीडीपी वृद्धि दरों की गिरावट और तीव्र होती। सम रीजंस फॉर गुड एग्रीकल्चर। अब ये धीरे धीरे पटकनी देना शुरू करेंगे ऑथर। गुड मॉनसून इन 2016, बहुत अच्छा रहा मॉनसून, नॉर्मल हुआ, नहीं तो भगवान जाने क्या होता। रिकॉर्ड खरीफ क्रॉप रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो। रघुराम राजन साहब भूतपूर्व गवर्नर की जो सबसे बड़ी चिंता थी इन्फ्लेशन, क्योंकि खरीफ क्रॉप बहुत अच्छे हुए, खरीफ रबी जायद 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं भारत में, तो मुद्रास्फीति भी कम हुई। Rabi harvest will be in line with pre-demonetization forecast going by the reported acreage sown and offtake of fertilizer. जितने एकड़ों में बुवाई हुई है और जितने उर्वरक उठाए गए किसानों द्वारा, यदि उस पर ध्यान दिया जाए तो रबी की फसल भी उतनी ही अच्छी होगी जितना 8 नवंबर के पहले बताई गई थी। तो इसका मतलब डिमोनेटाइजेशन से कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, उससे बहुत कुछ हुआ है, किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। ऑथर ये बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना ताकि सच्चाई पता चले। फोर्थ, ये जादू हुआ कैसे? हाउ हैज दिस मैजिक हैपेंड? एक और rural branches of the commercial banks have been largely illiquid after 8 November 2016 and the cooperative banks have been banned from any kind of cash exchange. किसान को कैश रबी के लिए कहां से मिलता? या तो वाणिज्यिक बैंकों, सरकारी बैंकों की जितनी ग्रामीण शाखाएं वहां से मिलता, लेकिन वहां तो कभी नकदी पहुंची ही नहीं। जहां जहां किसानों ने प्रदर्शन कर दिए वहां एक दिन के लिए नकदी पहुंचा दी। बस ये बिल्कुल सच्चाई है, गांवों की वाणिज्यिक शाखाओं में बैंकों की नकदी नहीं पहुंची। तो फिर वो सहकारिता बैंकों में जाएंगे। अब सहकारिता बैंकों में ये तो फ्रॉड के बहुत बड़े अड्डे बने, ऐसा सरकार ने बार बार कहा। नेताओं का ब्लैक मनी यहां पे घुमाने का पूरा कार्यक्रम, अखिल भारतीय अखंड कार्यक्रम, पवित्र कार्यक्रम 70 सालों से चलता आ रहा है। ऐसे दावे कई विश्लेषकों ने किए, हम आप तक लाए भी हैं अलग अलग ऐसे लेख। तो सरकार ने पूरे कोऑपरेटिव बैंक्स को बैन कर दिया कि नो कैश एक्सचेंज। तो ये सब किसानों के पास पैसा आया कहां से? समझ गए ना सवाल क्या है? एक बहुत ही उदासी भरा उत्तर सामने आएगा, उस उत्तर पे थोड़ी देर में आएंगे। इंडियन एग्रीकल्चर, अभी एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इंडियन एग्रीकल्चर सप्लाई चेन फ्रॉम द फार्म टू टेबल इज वेरी लॉन्ग। किसान के खेत से आपके और मेरे टेबल तक खाना और कृषि का उत्पाद एक बहुत लंबी प्रक्रिया से आता है। दिस रिजल्ट्स इन बिग रिटेंशंस। तो हर चरण पर उस चरण को कंट्रोल करने वाला अपना हिस्सा खींच लेता है, रिटेंशन, प्रॉफिट। गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द रिटेंशंस। तो सरकार ने क्या कोशिश की? सिर्फ आज की सरकार नहीं, इससे पहले की भी सरकारों ने, और कई बार तो बहुत ही अतिरेकी कदम उठा लिए, किसी भी तरह इन बिचौलियों के प्रॉफिट को गिराया जाए। ये फोकस इन्होंने रखा, बजाय इसके कि पूरी सप्लाई चेन के अलग अलग लोग क्या काम करते हैं उसको समझ के उसे सुधारा जाए। सिक्स्थ, व्हाई? अजम्पशन। तो सरकारों ने ऐसा क्यों किया? Because the assumption is that the middlemen work against both farmers and consumers. क्योंकि हमेशा से ये बोला गया है कि बिचौलिए उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के दुश्मन हैं। ये ऑथर कहते हैं कि ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है।
इट इज ट्रू दैट ट्रेडर्स कैन बी होर्डर्स एंड प्राइस मैनिपुलेटर्स। ये सत्य हो सकता है कि जो व्यापारी हैं वो जमाखोर भी हो सकते हैं और मूल्य को जोड़ तोड़ से गिराने उठाने वाले भी हो सकते हैं। तो ये कॉमन परसेप्शन है कि बैड दैट फार्मर्स गेट ओनली 20% ऑफ द फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मार्केट में मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी कृषि उत्पाद, किसान के हाथ में तो 20 रुपए गए। ये एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है that the share of a farmer in the final price that a consumer pays is very low and hence the villain is the intermediary। ऑथर कहते हैं ये पूरा सच नहीं है। क्यों? आगे चलिए। Point 7, that is not totally true। Wholesalers are needed in distribution as much as intermediaries are needed in farming supply chain। आप और हम जो शैम्पू और साबुन खरीदते हैं ये हम तक उस दुकान से आता है या किसी मॉल से आता है जिन तक ये डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से आता है। डिस्ट्रीब्यूशन की चेन में होलसेलर जितने इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना कई जगह उम्मीद नहीं की जा सकती, वैसे ही कृषि आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलिए महत्वपूर्ण है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स, अब भारत में टोटल फार्म होल्डिंग गिन लो, करोड़ों करोड़ों फार्म होल्डिंग यानी खेत। इतने सारे लोग, एक छोटी सी मंडी की बात कर रहा हूं तो हजारों किसान अलग अलग टुकड़ों में अपना उत्पाद लेके आते हैं, तो सबसे पहले उसकी बल्किंग करनी पड़ती है। तो ये सारे छोटे छोटे इसके लिए उसको स्थूलन करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, जो सबसे पहले चरण में इंटरमीडियरी करता है। इसका क्रेडिट उसको नहीं मिलता, सब उसे आलोचना ही देते हैं। देन द इंटरमीडियरी मैनेजेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स, और इस सब में दे टेक द रिस्क ऑफ स्पॉइलेज एंड ट्रांजिट लॉस ऑल्सो। माल खराब हो सकता है, परिवहन की हानि का जोखिम भी हो सकता है, इसकी कोई बात नहीं करता। फॉर फ्रेश प्रोड्यूस, ताजे उत्पाद फल सब्जी के लिए और खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि बेसिक ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग भी इंटरमीडियरी करता है, उसकी श्रेणीकरण, छटाई, पैकेजिंग। तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है, डोंट गो फॉर आउटराइट बैनिंग ऑफ ब्रोकर्स, इट इज अ बैड आइडिया। हिस्टोरिकली महाराष्ट्र मोनोपोली कॉटन प्रोक्योरमेंट स्कीम का ये उदाहरण देते हैं कि महाराष्ट्र में एकाधिकार कपास खरीद योजना जब आई तो उसमें कपास की पूरी सप्लाई चेन गड़बड़ा गई बहुत बुरी तरह से। फिर वो कहते हैं बैंक नेशनलाइजेशन के 50 साल हो गए, अभी तक तो किसानों के पास हम बैंक ले नहीं जा पाए, ये तो नोटबंदी के बाद सबको दिखाई दे गया। तो अंततः लोन्स इवन व्हेन अवेलेबल, यदि ये पीएसयू बैंक से लोन मिलते भी हैं तो बहुत स्पेसिफिक कल्टीवेशन के लिए मिलते हैं। किसी की फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आई तो किसान को वहां से लोन बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। तो विलय साहूकार इज द ओनली सॉल्यूशन। तो पॉइंट नंबर 4 में जो हमने सवाल उठाया था उसका जवाब पॉइंट 9 और 10 में मिलता है कि नोटबंदी के बाद यदि कृषि की बढ़त भारत में अच्छी हुई है तो वो साहूकारों ने जो उच्च ब्याज दरों पर किसानों को पैसा दिया है, ऋण दिया है, उसकी वजह से हुई है। तो एक बार इन साहूकारों की हम आलोचना करने की बजाय आलोचना न करें। तारीफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनके सीरियस होते हैं, इतने भयंकर और गैर कानूनी रेट्स होते हैं, लेकिन किसान करेगा क्या, ये कहना है इस ऑथर का। ये इतने बड़े सवाल उठाए हैं इन्होंने इसमें, जिसका जवाब पॉलिटिकल सिस्टम से तो मिलने वाला है नहीं। तो इस तरह के थिंकर्स हमें बहुत सारे नया सत्य हमारे सामने लाके रख देते हैं। 3 possible exam questions. Subjective essay type. What is the typical image of intermediaries in Indian agricultural supply chain? How can they be looked at positively? भारतीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों की सामान्य छवि क्या है, हम उन्हें सकारात्मकता से कैसे देखें। सेकेंड, व्हाट स्टार्क ट्रूथ ऑफ इंडियन फार्मर्स लाइफ डज द ऑथर हाईलाइट? लेखक भारतीय किसानों के जीवन की कौन सी कटु सच्चाई सामने लाते हैं। थर्ड, इन व्हाट वेज कैन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट मोर टू नेशनल जीडीपी? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि ज्यादा योगदान कैसे दे सकता है। आई होप ये एक जटिल टॉपिक का एक बहुत अच्छा नया पहलू आप तक पहुंचा। बोधी भाषा रिसोर्सेस पूरा इस्तेमाल करें bhasha.bodhibooster.com से, विशेष रूप से बोधी अनुवाद। एंड फॉर ऑल दोज हु हैव रिटन एनी MBA entrance tests, attend PT Short 30x30x30 online class right at your home from your mobile or computer. All you need to do is go and enroll yourself on cat.pteducation.com. बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल फॉर डीपर लर्निंग रिसोर्सेज, एनरोल फॉर बोधी प्रीमियम, सब कुछ हिंदी में उपलब्ध। अब आप जाएं news.bodhibooster की साइट पर और आज का PDF डाउनलोड करें, पर्सनल लाइब्रेरी बनाएं। दैट्स ऑल फ्रॉम मी इन दिस प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग बोधी न्यूज। संक्षिप्त व सारगर्भित विश्लेषण
हम ऐसे ही लाते रहेंगे। आपका प्यार बनाए रखें। बहुत मज़ा आ रहा है। आपके कमेंट्स और आपके मैसेजेस बहुत उत्साहवर्धन पूरी टीम का करते हैं। इसी तरह उत्साहवर्धन करते रहें। ये यात्रा चलती रहेगी। नमस्ते। जय हिंद।